ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। मुझे बस एक कंफर्मेशन देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? वालेकुम अस्सलाम। यस यस, ओके, आई एम ओल्ड वन ऑलरेडी टेकन ऑल द लेक्चर्स। आयशा, वाकई आपने कब लेक्चर्स लिए हैं मेरे साथ? मुझे तो याद नहीं पड़ता। आप नाम तो नहीं चेंज करके आ गई? हाँ, अभी हाँ, अभी हाँ, ओके ओके, देखा, मुझे नाम का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है। आई एग्री विद दैट नेम। मुझे याद है, मुझे याद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है फिर यार, फिर हम ऐसा करते हैं। अगर सब ओल्ड स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास के अंदर, तो फिर हम ओरिएंटेशन वाली साइड पे नहीं जाते। हम सिंपली अपनी जो, क्या नाम है, कल की क्लास थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और जब कोई मुझे इस तरह की इंटीमेशन कॉलेज वालों की तरफ से आएगी, मैं उसको अकॉर्डिंगली जो है वो एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कल का क्वेश्चन यार सबने प्रैक्टिस किया था वैसे? कोई पता चला है क्या करना था क्या नहीं करना था? ये कल हमने कैपिटल रैशनिंग के ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी, और मेरा ख्याल है हमने एक छोटा सा जो एक क्वेश्चन था वो भी हमने परफॉर्म कर लिया था। क्या कुछ समझ आई थी? कोई सवाल किसी का कुछ पूछना हो कि जी ये कैसे करना है, क्या करना है, ये मुझे बताओ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। और ये इस टाइम आप मेरी वन नोट की स्क्रीन ही देख पा रहे हो ना? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, राइट? हम्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा यार, हम ना, ये जो कल हमने सवाल किया था ना, ये कल जो सवाल किया था, इसको हम एक और तरीके से आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैसेज देख लूँ मैं आप लोगों के। आप क्या कह रहे हो? कोई इशू नहीं था एग्जाम्पल में? ठीक है, पावर पॉइंट है सर अभी। ठीक है यार, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, दोबारा से शेयर कर देता हूँ। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई मसला हो सकता है। हम इसको दोबारा से शेयर कर लेते हैं। और ये आपकी स्क्रीन शेयर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपको मसला रिजॉल्व हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा है। ये ना क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आ गए, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। और एनपीवी यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यहाँ पे एनपीवी आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देखूं दोबारा से, क्या कह रहा था ये? 40, 100, 50 और 60। 40, 100, 50 और 60। एनपीवी हमें कैलकुलेट करके दी हुई थी उन्होंने, ऐसे ही है। 20, 35, 24 और 18, इसी इलस्ट्रेशन को पकड़ते हैं, ठीक है। 20, 24, 35 और 18, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ सिंपली। थैंक्स। ठीक है मैम। अच्छा जी, यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं। पता नहीं इसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ी रहती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने ना कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करनी है हमने एक सेकेंड, यहाँ पे एनपीवी हमारी लास्ट नहीं आ रही, कंट्रोल जी हो गया लगता है। जस्ट अ सेकेंड। 20, 35, 24 और 18 है, ठीक है। 35, 24 और 18। 20, 35, 24 और 18, ये आ गया। ठीक है जी, और अवेलेबल फंड्स हमारे पास कितने थे? अवेलेबल फंड्स थे, अवेलेबल फंड्स 1 लाख रुपया था, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, कल हमने ये क्वेश्चन जो है ना एजम्पशन लेकर किया था। एजम्पशन ये थी कि प्रोजेक्ट्स आर, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, ठीक है। ठीक है, डिविजिबल का केस हमें पता चल गया। आज हमने एजम्पशन लेके करना है। एजम्पशन ये है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं आर नॉट डिविजिबल, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों का हाथ सेट करवाने के लिए दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है, सही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे आना था? ए डिवाइडेड बाय
बी, ऐसा ही है। ए क्या था, ये अगर ए है तो ये बी है, ऐसा ही है। ऐसे ही किया था भाई। कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो प्लीज। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा हमारा एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने, मुबारक हो, मुझे गलत करवा दिया। इसको मैं इरेज करूंगा यहाँ से। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोबारा से। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और ये आएगा बी डिवाइडेड बाय ए। ऐसा ही है। अच्छा जी, पहले क्या आता था? 0.5। एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, बस जवाब दो साथ साथ मुझे। जवाब दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट था शायद, नहीं, कंफर्म। कंफर्म यही था। आगे बताओ। आगे बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्टिव होके करना है। यार मैं कम स्लो हूँ जो तुम लोग भी मेरे साथ स्लो हो जाते हो? 0.5, 0.35, 0.48, 0.35, 0.48, और क्या है? आगे बताओ, आगे बताओ, लास्ट वाला बताओ यार। लास्ट वाला बताओ। जल्दी से बताओ लास्ट वाला। ठीक हो गया जी, 0.3 आ गया, 0.3 आ गया, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, 0.3 आ गया। हाँ जी, रैंकिंग। रैंकिंग करनी है हमने। अगला स्टेप था। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा A1 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद 2 आ रहा है। उसके बाद 3 आ रहा है। उसके बाद 4 आ रहा है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा जी, उसके बाद हम एक समरी बनाते थे। ऐसा ही है। अभी तक तो सवाल वैसा ही चल रहा है सर, तो फिर इसमें चेंज क्या है? चलें जी, चेंज अभी कर लेते हैं। अवेलेबल फंड्स कितने हैं? अवेलेबल फंड्स हमारे पास आ रहे हैं 1 लाख। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए? प्रोजेक्ट सी होना चाहिए। ध्यान करना, जरा ध्यान करना। ये अभी एकदम गाड़ी आनी है इधर से, प्रोजेक्ट सी। ठीक है। इसकी एनपीवी कितनी थी? यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगी एनपीवी। ऐसा ही है। अच्छा, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट सी। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी थी? 40,000। ये माइनस किया, पीछे बचा 60,000 रुपया। ऐसा ही है। और यहाँ पे इसकी एनपीवी आ गई। एनपीवी कितनी थी? 20। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट ई था। प्रोजेक्ट ई था, प्रोजेक्ट ई आने वाला बस। प्रोजेक्ट ई कितना था? यहाँ पर इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 50,000। ठीक है। पीछे बच गया जी 10,000 रुपया। सही है, सही है, जवाब देते जाओ, मैं देख रहा हूँ सबके जवाब। 10,000, और इसकी एनपीवी कितनी थी? 35। अच्छा जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मारूक, मारूक ने ज्वाइन कर लिया मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा यार, अभी ना मेरे साथ जरा आप लोग साथ साथ रहो, हुमा, मारूक, और क्या नाम है, अबीहा, वाजिद, सब साथ साथ रहो। मैं ना अभी आपको क्वेश्चन करवा के, तो उसके बाद मैं जरा आप लोगों से फीडबैक लेता हूँ, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या नाम है, ओरिएंटेशन क्लास करनी है कि नहीं करनी आज। ठीक है। अच्छा। अच्छा यार, अब कल हमने क्या किया था? कल हमने ये किया था कि हमने जितना हमारे पास पैसा बचा है, और जितना, जिसकी बारी अब है, तीसरे नंबर पे बारी इसकी थी, डी, यानी कि 100,000। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता, तो ये बन जाता था इसका 0.1%, 0.1, यानी कि 10% बन जाता था। ऐसा ही है। 10%। और फिर मैं एनपीवी को भी 10% से मल्टीप्लाई करके उतनी एनपीवी यहाँ पे लिख रहा था। ऐसा ही है। याद आया? अच्छा, ये उस केस में था, ये उस केस में था जब आप लोग डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर तो ये प्रोजेक्ट जो है, जिसकी बारी अब आ रही है, बिलफर्ज ये प्रोजेक्ट अब आ रहा है हमारे पास तीसरे नंबर पे डी, प्रोजेक्ट डी। अगर तो ये डिविजिबल था, डिविजिबल,
तो फिर तो आप इसके ऊपर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाकर आप उसके मुताबिक उसकी एनपीवी यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये डिविजिबल ही नहीं है, अगर डिविजिबल ही नहीं है, तो क्या इस प्रोजेक्ट को तोड़ा जा सकता है? क्या इस प्रोजेक्ट को तोड़ा जा सकता है? कल मैंने क्या बताया था? क्या इस प्रोजेक्ट को तोड़ा जा सकता है? आप लोगों का माइंड क्या कहता है? इज इट पोस्ट बैच सेकंड क्लास? हुमा, मैंने अभी जैसा कि बताया कि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम इसकी ओरिएंटेशन क्लास भी करेंगे, ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनका हर किस्म का कंफ्यूजन जो है आज की क्लास में दूर हो। और कल से हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, हम उसको लेकर चलेंगे और ये वाले जो टॉपिक्स ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ इसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस आप मेरे साथ रहें 5-10 मिनट, क्योंकि हम आपका वेट कर रहे थे। लेकिन जब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो मैंने फिर पुरानी जो है क्लास उसको कंटिन्यू किया फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। सब कह रहे हैं नहीं, नहीं सर, जिसको समझ नहीं आ रही वो रिलैक्स रहे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे जब हम इसकी दोबारा से बारी के ऊपर पहुंचेंगे। अच्छा, फिलहाल फिलहाल क्या हो रहा है? फिलहाल ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट जी डी जो है वो डिविजिबल नहीं है। अगर प्रोजेक्ट डी जो है वो डिविजिबल नहीं है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए है। तो क्या हमारे पास जो 10,000 बचा है उससे हम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास तो 10,000 बचा है, इन्वेस्टमेंट मांग रहा है 1 लाख रुपया। सही है। हमारे पास तो 90,000 का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, राइट। 90,000 का अगर ऑलरेडी शॉर्टफॉल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट डी जो है, प्रोजेक्ट डी, ध्यान से देखना, ये प्रोजेक्ट डी परफॉर्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो प्रोजेक्ट डी को परफॉर्म करने का ख्याल तो हम यहीं पे झटक देंगे, जनाब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, और वो प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो पैसे बच गए हैं, ये जो पैसे बच गए हैं, इनका क्या किया जाए? ये जो 10,000 बच गया ना, ये कहलाता है सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड्स, सरप्लस फंड्स जो उनसे होते हैं ना, वो कंपनी क्या करती है? कंपनी सिंपल सिंपल अपनी सरप्लस फंड्स को सरप्लस फंड्स को करती है और इन्हें कर देती है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करती है, और इन्वेस्ट करने के बाद इनके ऊपर से लेती है इंटरेस्ट, और इनके ऊपर भी अपनी कमाई करती रहती है। फिलहाल फिलहाल फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये जो 10,000 है ना, ये हमारे सरप्लस फंड्स हैं, इसको आगे हम फर्दर कंज्यूम नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को समझ आई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डिविजिबल और नॉन डिविजिबल का फर्क, डिविजिबल और नॉन डिविजिबल का फर्क समझ आया? हमारा सवाल डिविजिबल के केस में आगे चला था, लेकिन नॉन डिविजिबल के केस में यहीं पे एंड हो गया। क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पाया हूँ? वाजिद, आयशा, अबिहा, अंबर, सकीना, क्या चीज क्लियर हो गई है? अगर ये क्लियर हो गया ना, तो आज हम इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और हम जो है ना हम अब करेंगे जो ओरिएंटेशन क्लास है ना, उसमें कुछ बच्चे जो नए आए हैं उनको मैं साथ साथ अपने एंगेज करना चाह रहा हूँ, और ताकि हम जो उनसे है ना उन्हें भी साथ लेकर चलें, क्योंकि मेरा जो प्लान है ना मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। जी, कर सकता हूँ आप लोगों की इजाजत से? सबसे पहले मुझे ना एक एक मैसेज करो, जो जो नया आया। जी जी, बिल्कुल करवाएंगे, ऑब्वियसली ऑब्वियसली करवाऊंगा। उमा, उमा, ये करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है जैनी, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। और वाजिद भी है, वाजिद भी न्यू है। वाजिद लड़ना नहीं है मेरे साथ अगर मैं न्यू कहूंगा तो। ठीक है मारूफ, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा जी, अच्छा, चलो। चलो अब थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हम अपनी जो स्क्रीन है ना उसको थोड़ा चेंज करने लगे हैं। मुझे बताना अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग हो रही है तो।
अभी जो मेरे पुराने बच्चे हैं ना, जो मेरी क्लास में, उनको ना थोड़ी सी जानी पहचानी चीज लगेगी। ठीक है। अच्छा यार, मैं सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, ओरिएंटेशन एक होगी। ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी तक क्या क्या करवा दिया है। ठीक है। क्या क्या करवा दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो आप लोगों की खुशी के लिए ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो सा ना वो ना हो कि यार ये पता नहीं क्या हो गया है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैं क्या क्या करवा चुका हूँ। ठीक है। यानी कि ऑलरेडी डन। क्या ये दोबारा होगा या नहीं होगा? ऑलरेडी डन। ठीक है। विल इट बी रिवाइज्ड? विल इट बी रिवाइज्ड? क्या ऐसा कभी हुआ है आज तक कि आपने कोई क्लास ज्वाइन की हो और उसमें जो टॉपिक्स हो गए हो वो दोबारा रिवाइज ना होने हो? वो दोबारा रिवाइज होते हैं भाई, होते हैं। अगर किसी ने नहीं किया ना पहले, तो इसका मतलब है वो मिस कर गया कोई दूसरी दफा भी। ठीक है। रिवाइज होंगे सारे के सारे टॉपिक, पूरा 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 टॉपिक रिवाइज होगा। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमारी आगे फर्दर जोन सा हमने लेकर चलना है। हमारे फर्दर जो सिलेबस है उसकी कवरेज कैसे है, उसकी कवरेज कैसे है, ये भी मैंने अभी बताना है। ठीक है। ठीक है। ये दोनों के लिए रेलेवेंट है, न्यू और ओल्ड। न्यू और ओल्ड ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो सा डिसाइड हुआ हुआ था हमने। चलो ये भी बात बाद में करते हैं। ठीक है। अच्छा चलो इसी को आगे लेकर चलते हैं। बिजनेस इंसाइट एंड एनालिटिक्स। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे साथ साथ आप लोगों ने एक मेरे ऊपर रहम करना है या एहसान करना है। आप लोगों ने ना मुझे साथ साथ जवाब देना है जो जो चीजें मैं पूछूंगा। ठीक है। मुझे पहले ये बताओ कि आप लोग ये फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सारे ही, तकरीबन सारे ही, ऐसा ही है ना? ये सब्जेक्ट ही नहीं है वैसे तो, लेकिन क्योंकि इसकी थोड़ी जो बापदाद है ना वो एमएफए से जुलते हैं, तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट जो उनसे अगर किसी ने पहले पढ़ा हो, कोई टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता हो कि जी एनपीवी क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है, तो मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि पढ़ा या नहीं पढ़ा उसका फायदा कोई नहीं, इसको बिल्कुल जीरो से लेकर स्टार्ट करना है। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, सीए के किसी भी पेपर के अंदर अगर आप लोग ज्वाइनिंग देते हो या कुछ उसको तैयारी करने का सोचते हो ना, चाहे आप वो 7वीं 8वीं अटेम्प्ट में भी दे रहे हो, आपने उसको जीरो से स्टडी करना है। ठीक है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आपका क्या नाम है, रिपीटर वाला होना चाहिए। लेकिन तैयारी जीरो वाली होनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट करके फिर आपने एंड पे लेके चलना है। अगर आप ये सोच लोगे ना कि मुझे आता है, तो फिर पेपर दोबारा से आता ही हो जाएगा। ठीक है। समझ आई बात की? अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। मैं अपने बारे में भी कुछ बता देता हूँ। ठीक है। मेरा नाम आतिफ नासिर है। ये जो तस्वीर अच्छी सी लगी हुई है ये मेरी ही है। और क्या नाम है, मैं एक मैनेजर फाइनेंस हूँ फिलहाल एक यूके कंपनी में। ठीक है। और ये कंपनी के जो ऑपरेशंस है ना, ऑपरेशंस, ये बेसिकली बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली फ्रांस में है। फ्रांस, यूके और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। ठीक है। इसकी ये जो तीनों कंपनीज है ना, ये मैं मैनेज कर रहा हूँ ऐसे के फाइनेंस मैनेजर के तौर पे। फाइनेंस मैनेजर के तौर पे क्यों सर? क्योंकि मैं आप ही की तरह एक सीए स्टूडेंट था, अभी भी हूँ वैसे, क्वालिफाई होने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो क्या नाम है, मेरा सीए का बैकग्राउंड है सारा का सारा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करता है सारा कुछ। ठीक है। तो करंटली जैसे भी आप मेहनत कर रहे होते हो, जो भी चीजें आप सीख रहे होते हो, वो उनका जाकर आपको जो सा ना मार्केट में जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको एज जरूर मिलता है। एज इस चीज का मिलता है कि आपको वो चीजें पता होती हैं जो यूजुअली यूजुअली एक बी कॉमर हो गया। मैं अंडरमाइन किसी को नहीं कर रहा। ठीक है। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल डिफरेंस जो सा होता है, एक एमबीए होता है, और उसके अलावा आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत एसीसीए भी, आपको आर्टिकल्स की वजह से थोड़ा ज्यादा एज मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो कई मामलात में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एज मिल रहा होता है। तो आप लोग जो है ना, दिल नहीं हारना, बड़ा स्ट्रांगली बिलीफ रख के आपने चीजों को लेके स्टडी करना है। और जो सा है इसको जल्दी से जल्दी, जो इंटर वाला एरिया ना, उसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी कवर करो, ताकि फाइनल्स के अंदर अगर किसी किस्म का टाइम लगता भी है, क्योंकि फाइनल्स में मामला और प्रायोरिटीज थोड़ी सी बदल जाती हैं। जब आप जॉब भी कर रहे होते हो, आर्टिकल्स भी कर रहे होते हो साथ साथ, तो फिर उसके साथ साथ पेपर पास करना और ये वो सारे मामला जो है ना, थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो कोशिश ये करनी है कि जो टाइम आप हेज कर सको आज, वो जितना टाइम हेज कर सको उतना बेहतर है। हेज का मतलब पता है किसी को? हेज, ये हेज मैं जो यूज कर रहा हूँ, हेज कहते हैं किसे हैं? ये आपकी ये बीआईए में भी आएगा, बिजनेस इंसाइट एंड एनालिटिक्स। हेज किसे कहते हैं पता है किसी को? हेज, हाँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ग्रैब करना नहीं, हेज करने का मतलब होता है, हेज करने का मतलब होता है अपने रिस्क को सिक्योर करना। रिस्क को सिक्योर करना, रिस्क सिक्योर करना, यानी कि आपको जो आने वाला रिस्क है ना फाइनल्स के अंदर, उसको आज अपना सीए इंटर करके जो सा ना मिनिमम टाइम के अंदर आप हेज कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। समझ आई बात की? तो आप लोगों ने जो सा ना कोशिश करनी है कि आप जितना कम टाइम में हो सकता है आप इसको क्लियर करो। और अगर नहीं भी होता तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। सिर्फ एक आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आपने इसको जहन पे नहीं सवार करना, रिलैक्स रह के अपनी सेहत का ध्यान रख के और अपनी जो सी है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आपने ये चीजें क्लियर करनी है। ठीक है? मेरे बारे में अगर किसी ने कुछ पूछना हुआ तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है? वैसे मैं अभी अपने बारे में आपको इनफ बता चुका हूँ जितना जरूरी है। ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा थोड़ा सा ना अब सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? यार सब्जेक्ट जो सा ना ये बीआई है, बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस या एनालिटिक्स आप जो भी कह लो। तो ये जो सा ना एक तरह का आप समझ लो कि बाय प्रोडक्ट है एमएफए का, जो मैनेजेरियल फाइनेंशियल एनालिसिस। आप लोगों ने पहले इसके बारे में नाम सुना होगा। मैं पहले आपको अपने बारे में इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं क्वेश्चन वेलकम करूंगा और आप लोगों ने मुझसे जो चीज़ पूछनी हो आपने पूछनी है उसके मुताबिक, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ना मैंने ये एक छोटा सा ना वो बनाया है कंपैरिजन कि एमएफए और बीआईए में फर्क क्या है और फर्क है भी या नहीं है। ठीक है? अच्छा सबसे पहले थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल था एमएफए, ठीक है? बीआईए भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल है। अच्छा इसमें अब मैं एक आप लोगों को ना चीज समझाना चाहता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया हुआ था ना, और जब हम सीए इंटर वगैरह में थे, ठीक है, उसमें ज्यादातर जो उनसे न्यूमेरिकल वाले पेपर्स होते थे ना, उसमें न्यूमेरिकल फोकस्ड पेपर आता था। ठीक है? उसके बाद कुछ पेपर्स होते थे जो थियोरेटिकल होते थे और उसमें थियोरेटिकल फोकस पेपर आता था, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी हो गया। उसके बाद अपना फंक्शनल इंग्लिश हो गया। और फिर सिर्फ एक टैक्सेशन का पेपर ऐसा होता था जो मिक्स एंड मैच होता था। ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब हम गए ना इसके अंदर, एक सेकंड ठहरो जरा, मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि आपको समझ भी आएगी। ठीक है? इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। और अच्छा, अच्छा ये जो है ना ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट, मैं इस पहले पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है? असल में मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को आज से ये चीजें क्लियर हो। ठीक है? यार ये सीए इंटर बंदा है, ठीक है? इसने सीए इंटर किया है, ठीक है? ये सीए इंटर करके, यार जस्ट अ सेकंड। ओके जी, ये सी एंटर करके जोन सा ना ये मार्केट में गया है, ये मार्केट, ये मार्केट में कोई टमाटर बादाम नहीं खरीदने गया, ठीक है? मार्केट यानी कि जॉब करने गया, जॉब करने गया। ओके? ये जॉब करने जब गया ना, तो इसको क्या नाम है जो ऑनर मिला ना, ऑनर, ये ऑनर बैठा हुआ है, ठीक है? जिसके पास इसने काम करना था, फिलहाल ये जॉब करने गया क्योंकि यूजुअली फर्स्ट स्टेप जॉब करना होता है। ठीक है? यूजुअली, आमतौर पे, वरना आप फॉर्म वगैरह भी खोल सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जॉब करने ज्यादातर जाते हैं। ठीक है? अच्छा जॉब करने गया, अब इसने ना सी एंटर किया हुआ था, इसने इसको कहा कि ठीक है यार आप ना मेरे बिजनेस का हिसाब किताब रखो, ठीक है? और मुझे बताया करो, ठीक है? अब ये गया, इसने जनाब पहले महीने ही ना पी एंड एल बनाया, ठीक है? सेल्स लिखी, फिर इसने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी, फिर इसने जीपी निकाला, फिर इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए और फिर इसने एनपी निकाल दिया। ओए हो जबरदस्त, क्या बात है, पूरा का पूरा पीएनएल बन गया। अब यार, अच्छा, ये जब ये रिपोर्ट लेकर ये गया ऑनर के पास, ये आतिफ है, आतिफ, आतिफ, ठीक है? आतिफ गया ऑनर के पास। आतिफ ने कहा कि आपका जी नेट प्रॉफिट हुआ है 5,000 यूरो का, 5,000, 5 लाख यूरो कह दो, थोड़ी सी अमीर कंपनी है, ठीक है? 5 लाख यूरो का प्रॉफिट हुआ है।
आतिफ ने कहा कि जी 5 लाख यूरो का प्रॉफिट हुआ है। उसने कहा यार ठीक है 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है, ये आप कह रहे हो कि समझ लो कि 1,20,000 ये कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? इसने कहा कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला होता है, आपको इतना नहीं पता? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आती है। इसने कहा यार आप अकाउंटेंट बंदे हो, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता कि यार अब कॉस्ट ऑफ सेल का क्या फायदा होता है। क्या इसकी बात गलत है? इस बंदे की बात गलत है क्या? गलत है? बताना जरा, क्या इसकी बात गलत है? उमा, बताओ। अभी हाँ हाँ ठीक है, और कौन कौन है? हाँ जी बताओ बताओ। मारूफ, आसिफ साहब बताएं प्लीज, वाजिद, हाँ जी जैनी। ये गलत है कि नहीं है गलत, बताओ मुझे। क्या जो तकाजा ये ऑनर कर रहा है उसकी बात गलत है? क्या उसको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या है? या क्या उसको पता होना चाहिए कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस, ईपीएस, क्या उसको ये चीजें पता होनी चाहिए? ये यूजुअली पता होती हैं? एग्जैक्टली exactly, अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए, अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंटेंट को पता भी होनी चाहिए और अकाउंटेंट को बतानी भी आनी चाहिए। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि अगर अगर मैं एक बात अगर मैं एक बात ये देखो, कहने का मकसद ये है कि अगर मैं एक चीज लिख के दे रहा हूं ना, लिख रहा हूं, तो मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए, एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए, करना आना चाहिए। ठीक है? क्या मतलब है इस बात का? देखो, मैं अब कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह जो सा है, अपने फॉर्मूले वगैरह तो मैंने सारा कुछ कर लिया, मैंने अपना मैथ कर लिया, मैंने अपने अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट्स कर लिए, लेकिन इसका उसको तब तक कोई फायदा नहीं है जब जब तक आप उसको टोटल ये नहीं बताओगे कि आप यार बिजनेस चलाओगे कैसे तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा। नंबर्स तो आप बता रहे हो, ठीक है, नंबर्स तो आप बता रहे हो, लेकिन आप बिजनेस का एक्चुअल एसेंस और एक्चुअल क्रक्स उसको नहीं बता पा रहे। नंबर्स में तो अकाउंटेंट्स अच्छे हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन में अच्छे नहीं है। कहने का मकसद ये है, समझ आई बात की? तो यही चीज फेस की है मार्केट के अंदर अकाउंटेंट्स की तरफ से या स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो फिर आईकैप को भी ख्याल आया और बाकी एग्जामिन बॉडीज को भी ख्याल आया कि हाँ, हमें सिर्फ थ्योरी के ऊपर ही फोकस नहीं करना चाहिए, या सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहिए जो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को टेस्ट करता हो। यानी कि अगर आपने न्यूमेरिकल किया है तो आपको उसका थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका पी एंड एल रिपोर्ट आपको बता क्या रहा है। समझ आई बात की? तो यही चीज जो सी थी एमएफए के अंदर अटेस्ट की जाती थी, और यही चीज उन्होंने बीआईए के अंदर भी अटेस्ट करनी है। यानी कि आपका जो बीआईए का पेपर होगा, पहली बात ये कि वो थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों को कवर करता होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ एक साइड पे रहोगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा, थ्योरी कर लोगे तो पास हो जाएगा, या न्यूमेरिकल कर लोगे तो पास हो जाएगा। नो, मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूँ, मेरी आदत ये है कि मैं उसके नीचे इंटरप्रिटेशन लिखवाता हूँ। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ये होती है कि आपने जो ऊपर सारा सवाल किया है उसका फाइनल क्रक्स क्या है, फाइनली आप क्या कहना क्या चाह रहे हो। समझ आई बात की? तो इससे अपॉर्चुनिटी क्या मिली हमें कि हमारा बैलेंस फोकस हो गया, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल को भी। यानी कि जिसका न्यूमेरिकल वीक होता था उसको थ्योरी का सहारा मिल गया, और जिसकी थ्योरी वीक थी उसको न्यूमेरिकल का सहारा मिल गया, और वाइडर स्किल सेट भी हो गया। यानी कि जब आप कल मार्केट में जाओगे तो आप अपनी सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं बनाते जाओगे सॉफ्टवेयर में एंट्रियां कर करके, ठीक है, आप साथ साथ उनको ये भी बताओगे कि आपका प्रॉफिट अगर इतना आया है तो किस वजह से आया है। अगर इस वजह से आया है तो इसको आप और बढ़ाना चाहते हो तो अपने कॉस्ट के इस एरिया को कम करो, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो अपनी सेल के एरिया के इस पोर्शन को ज्यादा करो। समझ आई बात की? ये होती है इंटरप्रिटेशन, और यही बीआईए का सब्जेक्ट जो है आपसे डिमांड कर रहा है बेसिकली। अगर मैं अगर मैं बिल्कुल छोटे अल्फाज में बात करूं, बिल्कुल छोटे अल्फाज में बात करूं,
तो BIA का सब्जेक्ट जो सा है ना, वो आपसे डिमांड करता है कि आपने भाई मेरे बिजनेस को चलाना कैसे है। क्योंकि दो तरह के अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सर आतिफ आबदी और सर जवाद महमूद से भी अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, ठीक है, दो तरह के अकाउंटेंट्स होते हैं। दोनों तरह के अकाउंटेंट्स जो से है ना, एक आपको अकाउंटिंग करके बताता है और एक आपको बताता है कि बिजनेस कैसे चलाना है। दोनों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और दोनों का जो है ना अपनी जगह एक रोल है। लेकिन जो BIA सब्जेक्ट है ना, अगर उसकी बात करें तो वो इस सब्जेक्ट को या बिजनेस कैसे चलाना है इसके ऊपर फोकस करता है। राइट। क्या मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर पाया हूँ? इससे हमें ये पता चल गया कि सब्जेक्ट के अंदर हमें आना क्या है और हमने सब्जेक्ट को किस तरीके से ज़हन में रख के तैयार करना है। हमने सिर्फ ये नहीं सोचना कि सिर्फ न्यूमेरिकल है, या हमने सिर्फ ये नहीं सोचना कि सिर्फ थियोरेटिकल है। ठीक है, सबका जवाब चाहिए मुझे, सबका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इनमें सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज क्या है भाई? सिमिलैरिटीज, टॉपिक्स की सिमिलैरिटीज, ये टॉपिक्स क्या थे जी उसमें? MFA में क्या था? NPV, IRR, फाइनेंशियल मार्केट्स, वैक, थ्योरीज। अच्छा जी, ये तो क्या नाम है, पता नहीं कौन कौन से नाम, इतने मुश्किल मुश्किल नाम, पता नहीं ये क्या बोली जा रहे हैं सर। कोई बात नहीं। इसमें से जब हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स थे उनको भी ये मसला आया होगा, ऑब्वियसली शुरू शुरू में लगा होगा। लेकिन अब हमने NPV और IRR का जो सा कॉन्सेप्ट है ना वो कवर कर लिया हुआ है, ठीक है। हम इसको दोबारा से करेंगे। इसमें मैं अभी आपको उस साइड पे भी लेकर जाऊंगा कि हम अभी अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं अगर इस स्लाइड की हद तक बात करूं तो टॉपिक्स जो MFA में थे और जो BIA में थे वो लगभग सेम है। इसमें कोई चेंज नहीं आया हुआ, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया हुआ। लगभग कहने का मकसद यही है कि ऑलमोस्ट सेम है। और हम जो उधर पढ़ते थे वही हम इधर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसकी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। देखो BIA का जो पूरा सब्जेक्ट है ना वो डिसीजन मेकिंग के लिए ही है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें क्या नाम है एसेट रिप्लेसमेंट करनी है या नहीं करनी। डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है या नहीं करनी। डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें मर्जर और एक्विजिशन करना है या नहीं करना। ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग के ऑब्वियसली कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स ये होते हैं IRR, NPV, फाइनेंशियल मार्केट्स, वैक्स, थ्योरीज, ये सब, ठीक है। तो लगभग सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो भी तकरीबन सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे बात करते हैं, आगे फोकस ऑन केस स्टडीज एंड जजमेंट, ये करता था बी MFA, और ये भी यही करता है। ये सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर, ठीक है। यानी कि केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे आपको, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा कि जी एक कंपनी थी। एक मिनट, फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके से आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जी, इसको मिटा लेते हैं पहले सारा, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर जो है ना इंटेंस डाटा दिया होगा। इंटेंस डाटा, इंटेंस डाटा क्या होता है? BFD पे, ये जो BI है सब्जेक्ट है ना, ये जब बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो गया ये BFD बन जाएगा, ठीक है। फाइनल्स में, फाइनल्स में, ठीक है। तो लगभग दोनों का सेम जो है ना पैटर्न है एक तरह का, ठीक है। अच्छा, BIA के अंदर जो है ना आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। जिसके अंदर ना एक स्टोरी लिखी होगी, पूरी स्टोरी लिखी होगी, और उस स्टोरी में से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना होगा, डाटा एक्सट्रैक्ट। और फिर आपने रेलेवेंट टूल्स लगा के अपनी डिसीजन मेकिंग करनी होगी। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी सिर्फ मोटा मोटा समझो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करनी होगी। अच्छा, अब ये स्टोरी क्या है? यही केस स्टडी है बेसिकली। केस स्टडी कहते किसे हैं? पहले मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल फोकस पेपर्स होते थे, ठीक है। मतलब कि हमें दे दिया कि जी इनफ्लोज इतने हैं और आउटफ्लोज इतने हैं, NPV कैलकुलेट करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक केस बनाया जाएगा पूरा का पूरा, और उसके ऊपर जो है ना एक स्टोरी बनाई जाएगी, ताकि आपको बात पढ़नी आए, बात लिखनी आए और बात समझानी आए। समझ आई बात की? तो बेसिकली बेसिकली ये चीज जो है, इससे क्या डेवलप होगा? हमारा स्किल सेट डेवलप होगा। हमें पता लगेगा कि आया हम जो बात कर रहे हैं क्या वो सिर्फ नंबर्स की हद तक कर रहे हैं, या फिर हमें उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट और एक्चुअल एसेंस भी पता है। समझ आई बात की? तो ये बेसिकली इस पॉइंट का मकसद था कि ये फोकस करता है केस स्टडीज पे और जजमेंट पे।
कि आप क्या जज करते हो कि आपके मुताबिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और बीआईए भी यही चीज करता है। और इसमें अपॉर्चुनिटी अब हमें क्या मिल रही है कि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है भाई, किसी को पता है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? कोई बताएगा मुझे, क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? चलो एक ना, एक मुझे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचो। तब तक मैं ना यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ। इसका मतलब समझाना है आप लोगों को। हम्म। अच्छा जी। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में किसी ने कुछ बताया कि नहीं बताया? एनालाइज और इवेल्युएट करना, प्रोज एंड कॉन्स देखना, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। ठीक है। ये तो आप लोगों ने मुझे बता दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा यार, मुझे एक चीज बताओ। मुझे एक चीज बताओ। चलो इसको ना थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। यहाँ पर ना, यहाँ पर हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा अभी देख लेते हैं जी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। मुझे बताओ, कंपनी ए ज्यादा बेहतर है या कंपनी बी बेहतर है? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? भाई जिसने बता दिया ना, जिसने बता दिया उसको, उसको जोन सा है ना, मैं उसको कुछ भी नहीं। हमेशा मैं यही कहता हूँ। मुझे बताओ, कंपनी ए बेहतर है कि कंपनी बी? ओए होए होए सकीना तो, मैं कहता हूँ लॉजिक एंड रीजनिंग ठीक है। कासिम यूसुफ साहब कह रहे हैं किसी भी बात, आइडिया या सिचुएशन को अंधों की तरह ओए यार कासिम बड़ा वो जिसको कहते हैं कि एक जवाब मारा है यार चैट बॉक्स के अंदर। सही है। बजाय सोच समझ कर रीजनिंग के साथ और प्रूव करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कासिम। जबरदस्त। सर दोनों का रेवेन्यू डिफरेंट है, अच्छा ठीक है। कंपनी ए में कॉस्ट कम है, ठीक है। कंपनी ए क्यों का उसका एक्सपेंस ज्यादा है, फिर भी रिटर्न की निस्बत सही है। ठीक है, ये निस्बत, निस्बत वाली बात जो गौसिया ने की है ना, ये मुझे कुछ हद तक समझ आई है। ठीक है, लेकिन निस्बत उसने सही कैलकुलेट नहीं की। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी एनालिसिस करते कैसे हैं। अच्छा आगे आओ। कंपनी बी क्योंकि उसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू कंपनी ए कम है, यानी कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इफेक्टिव वे में प्रोडक्शन कर रही है, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है मान लेता हूँ। ठीक है, लेकिन लेकिन ये सही क्राइटेरिया नहीं है। मैं, आप में से किसी को रेशो कैलकुलेट करनी आती है? जीपी रेशो, जीपी रेशो। मतलब अगर मैं जीपी रेशो यहाँ पे कहूँ जीपी रेशो कैलकुलेट करो, तो कर सकता है कोई? जीपी रेशो टू सेल्स। आयशा कंपनी बी आपने कह दिया, ये आपका दिल कह रहा है या फिर आपको पता है कि कंपनी बी बेटर है? हुमा ने जवाब सही दिया है, ठीक है। हुमा लेकिन जवाब पूरा नहीं है। जीपी रेशो बिल्कुल सही, सकीना का जवाब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी। अच्छा ये 62.5 आ रही है। 62.5। क्या बात है। भाई तुम लोग तो लाइक हो यार बच्चे, और ये 50% है। ऐसा ही है।
आप बता सकते हो कौन सी बेहतर है कंपनी? हाँ जी, आप बता सकते हो? हाँ जैनी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वाजिद अंसारी कंपनी बी। हाँ ठीक है वाजिद साहब। अच्छा, फाइनल वर्डिक्ट दो यार, फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट, कौन सी कंपनी बेहतर है? सब बताओ, सब बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। जीपी के हिसाब से कंपेयर भी ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। चलो, चलो जी मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आपकी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को समझ आई कि आपको आपको रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ी हैं। ये मैंने एक सादी सी बात की है। मैंने कोई वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ या कॉन्सेप्चुअल बात नहीं की। मैंने सिंपल कहा कि मुझे बताओ कंपनी कौन सी बेहतर है। आपने देखा कि यार रेवेन्यू तो इसका ज्यादा है, तो ये बेहतर लग रही है। ठीक है, इसका रेवेन्यू कम है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब कंपनी ये बेहतर होगी। कॉस्ट ऑफ सेल इसकी ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट इसकी ज्यादा है, तो ये कंपनी फिर ना बेहतर हुई। ये कम है कॉस्ट, ये कंपनी बेहतर हुई। इधर सर कह रहे हैं कि कंपनी ए बेहतर है, इधर कह रहे हैं कंपनी बी बेहतर है। ये हुई लेमैन की बात। लेमैन यानी कि ऑनर की बात। ऑनर जिसको नहीं पता कि रेशोज एग्जिस्ट भी करती हैं। समझ आई? अब बात करते हैं अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट, वो भी सीए इंटर। ठीक है, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि जीपी रेशो कैलकुलेट करोगे ना, तो आप बेहतर बता सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो सेल के पीछे कितने परसेंट आपको बचा के दे रहा है। तो पता चला कि ये सेल के पीछे 50% बचा के दे रहा है, और ये सेल के पीछे 62.5% बचा के दे रहा है। समझ आई बात की? समझ आई बात की? अच्छा, अगर मैं इसको 80 की बजाय 1 लाख कर देता, तो फिर जीपी रेशो क्या आती? फिर जीपी रेशो निकालना जरा। 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये 50% आती फिर। ये 50% आती। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर जीपी रेशो दोनों की एक ही बात पे फॉल कर रही है, तो फिर हम एनपी रेशो के ऊपर भी बात कर सकते थे। फिर हम और आगे चले जाते। कहने का मकसद ये है कि जो आपकी एनालिसिस साइड है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज को या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कहां से पकड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, और हमने एक फैसला क्या करना है। अगर इस टाइम ये ऑनर अपने पास 5 करोड़ रुपया लेके बैठा होता, और कहता कि आतिफ साहब या वाजिद अंसारी साहब या फिर हुमा, मुझे बताओ, या सकीना मुझे बताओ कि मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट करूं या कंपनी बी में इन्वेस्ट करूं। तो आप उसको क्या कहते हैं कि भाई मनु नहीं पता, आप ही कर लो, या मेरा दिल कह रहा है कंपनी ए में कर लो, उसका रेवेन्यू ज्यादा है। नहीं, इस तरह जवाब नहीं देते। फिर आपने कहना था कि सर चूंकि इंटरप्रिटेशन, चूंकि अगर मैं जीपी रेशो की बेस पर फैसला करूं, तो जीपी रेशो इस वक्त कंपनी बी की ज्यादा आ रही है, तो हमारे लिए कंपनी बी में इन्वेस्ट करना फेवरेबल है। उसकी वजह यह है कि ये हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन निकाल कर देगी। क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूं कि ये सब्जेक्ट आपसे डिमांड क्या कर रहा है? भाई क्या मैं समझा पाया हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या सिर्फ मैं सकीना को समझा पाया हूँ और किसी को नहीं समझा पाया? कॉस्ट टू रेवेन्यू भी अकाउंट फॉर करना चाहिए, बिल्कुल सकीना, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वो डिफरेंट डायनामिक्स हैं। आप अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हो कि कॉस्ट ऑफ सेल के मुताबिक अगर मैं जज करूं तो ये इतना कॉस्ट दे रही है, ये इतना कॉस्ट दे रही है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, शुक्र है, शुक्र है जी। अब पीछे जाते हैं दोबारा से। मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे हमने काफी लंबी डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब ये आपकी, अब आपको बात की समझ आई कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कैसे एनहेंस करेगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग ये इस तरह एनहेंस करेगा। आपको इस साइड से देखना आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी तो आ गई, अकाउंटेंट का काम तो आ गया, लेकिन जिसने बिजनेस चलाना है उसका काम भी आपको आना चाहिए। समझ आई? अच्छा, मोर एकेडमिक लेस प्रैक्टिकल, बिजनेस ओरिएंटेड अप्लाइड फोकस, ये वही बात हो गई जो मैंने अभी की है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें पूछी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब ये बिजनेस ओरिएंटेड और अप्लाइड फोकस है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो एक्चुअल बिजनेस अब मार्केट्स में चल रहे हैं ना, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, सप्लाई चेन्स हो गई, ब्लॉक चेन्स हो गई, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। ये अब जब ज्यादा होना शुरू हो गई हैं, तो हमने सब्जेक्ट को भी उस हिसाब से चेंज कर लिया।
ठीक है। बिल्ड्स प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। जब भी आप कहीं जॉब के एड्स वगैरह देख रहे होगे ना, वहां पे भी आपको बता रहे होंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए बंदे के अंदर, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो यही चीज मांग रहे होते हैं बेसिकली, समझ आई बात की। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है कि ये जैसे अभी आपने यहाँ पर इस ओनर की प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपने उसको बताया कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक तरह का आपने उसको फाइनेंशियल मैट्रिक बताकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये नहीं कि दिल। एमएफए के अंदर क्या था जी, हैवी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हैवी हैवी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। जबकि यहाँ पर हैवी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी है और एनालिटिकल राइटिंग एंड केस स्टडी प्रैक्टिस भी है, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो यहाँ पर भी है, लेकिन साथ साथ एनालिटिकल राइटिंग भी है। जैसे कि यही मिसाल यहाँ पर काम आ जाती है कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो आप लिख रहे हो ना, ये बेसिकली एनालिटिकल राइटिंग है। आप एनालिटिकली देख रहे हो कि किस कंपनी के अंदर कौन सी कंपनी ज्यादा बचा कर दे रही है सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर किसी का सब्जेक्ट डायनामिक्स और कंपैरिजन से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो मुझसे जरूर पूछे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ इधर, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। अच्छा जी, सिलेबस क्या है भाई। ये मैंने एक ग्रिड बनाया था और बड़ा अच्छा ग्रिड था ये, बिल्कुल आपके जो अपडेटेड सिलेबस है ना उसके मुताबिक है। मैनेजेरियल एनालिसिस थ्योरेटिकल, यहाँ पे ध्यान करो बस, ठीक है। टेस्टिंग लेवल इसका 2 है। आपको पता है टेस्टिंग लेवल क्या होता है, नहीं पता तो बता देता हूँ कि T1 है, T2 है और T3 है, ठीक है। T3 आपके लेवल पे फिलहाल टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो T2 यानी कि आपको ब्रॉडर और कॉन्सेप्चुअल इन डेप्थ नॉलेज आपको यहाँ पे टेस्ट होगी, ठीक है। फिर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, ये थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है बताऊंगा, लेकिन जब हम इस सिलेबस की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, इस पे भी T2 लेवल की टेस्टिंग है, थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल। मतलब आपसे न्यूमेरिकल भी मांगेगा और आपसे जो है क्या कहते हैं उसको, इंटरप्रिटेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन भी मांगेगा। और इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। किसी को सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता है कुछ, कुछ पढ़ा है इसके बारे में कभी आप लोगों ने कोई दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, सस्टेनेबिलिटी। एक तो फाइनल लेवल पे पेपर भी आ गया, सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स। नो आइडिया, ठीक है, नॉट येट नॉट येट, हाँ ठीक है। अगर आइडिया नहीं है तो फिर हम इस दफा पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो, मैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में ना थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक आइडिया लेंगे कि ये असल में है क्या यहाँ पे, ठीक है। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, सस्टेनेबिलिटी क्या है भाई। सस्टेनेबिलिटी समझाता हूँ क्या है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये इसमें से ना, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर थ्योरी, थ्योरेटिकल जो हम बात कर रहे हैं असल में थ्योरी आनी किस तरह की है, ठीक है। अच्छा, एक ना, एक ये था ऑनर। ये ऑनर मैं ऐसा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये ना प्रॉफिट फोकस्ड होते हैं, तेज होते हैं ना, प्रॉफिट फोकस्ड, सिर्फ अपने मुनाफे की पड़ी होती है, ठीक है। प्रॉफिट फोकस्ड होते हैं। इन्होंने क्या किया, ये गांव आया, गांव, विलेज, विलेज, ठीक है। इस विलेज में ना एक जमीन थी, ये जमीन थी, ठीक है। इस जमीन के ऊपर ना खेती बाड़ी होती थी, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। इसने एग्रीकल्चर की जमीन जोन सी है ना, किसी तरीके से इसने यहाँ का जोन सा वो था ना, जिसको कहते हैं गांव का जो सरपंच होता है, सरपंच, उसको पैसे देकर ना ये वाली जमीन थोड़ी देर के लिए खरीदी, लीज पे ली, ठीक है। इसके ऊपर इसने बनाई एक फैक्ट्री, ठीक है। जब फैक्ट्री बनाई ना तो एग्रीकल्चर तो बंद हो गया। फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बना के इधर से इसने मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, चीजों की। और वो बेच बेच के ना अपनी सेल की, उससे इसने कमाया मुनाफा। और मुनाफा लेकर जब ये, बिलफर्स्ट टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी, ठीक है। जब मुनाफा इसने अपना पूरा ले लिया ना, तो इसने टेक्सटाइल की फैक्ट्री जोन सी है ना, वहीं पे ही फारग कराई, ठीक है। और खुद जोन सा है ना लंदन भाग गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि विलेज में जहां पर एग्रीकल्चर होता था, वहां पर पिछले 20 सालों से एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं, और जो फैक्ट्री थी वो भी बंजर पड़ी है, बंजर जमीन,
ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री भी नहीं चल रही। ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर वो जो भूत प्रेत है ना, उनका साया है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये बंजर थी तो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा कि यार इस गांव के अंदर तो हालात ही बदल गए हैं। यहाँ पर तो रसद यानी कि सप्लाई, सप्लाई जो थी जमीन की तरफ से कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह की, वो बहुत अच्छी होती थी। तो जब इसने मिल बनाई, वो सप्लाई ही खत्म हो गई। और ऊपर से जब इसने मिल बनाई, तो इसने जितनी पोल्यूशन क्रिएट की, पोल्यूशन, उसकी वजह से, उसकी वजह से गांव की जो बाकी जमीन थी, बाकी जमीन, यार वो भी इतनी इफेक्ट हुई कि अब वहां पर एग्रीकल्चर करने के काबिल ही नहीं रही। जब इस तरह की चीजें सामने आना शुरू हुई ना, जब इस तरह की चीजें सामने आना शुरू हुई, तो फिर गवर्नमेंट्स वगैरह ने अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी। उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाना शुरू की, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना, जो बिजनेस पर्सन हैं, वो अगर यहाँ पर आते हैं ना, और अगर कारोबार करते हैं, तो इंसान की तरह कारोबार करें। और जो ये इन्होंने टेक्सटाइल मिल लगाई है ना, टेक्सटाइल मिल जब लगाई है ना, इसका काम जब आपका कंप्लीट हो गया ना, आपने इसको यहाँ से डिसमेंटल भी करना है, डिसमेंटल भी करना है। ठीक है। और जब तक डिसमेंटल नहीं होगी तब तक आप जा नहीं सकते। यानी कि आपने इसको फारग करना है, खत्म करना है। जैसे जमीन थी वैसे ही हमें वापस करनी है। ठीक है। डिसमेंटल भी करना है। और जो पोल्यूशन आप फैला रहे हो ना, पोल्यूशन जो आप फैला रहे हो, इसके एवज आपके क्या क्या इकदामात हैं, इकदामात, हमें वो बताओ। आपने इस पोल्यूशन से बचने के लिए इस गांव के लिए क्या किया? अगर तो हम सेटिस्फाइड होंगे ना, तो फिर हम आपको ये जमीन दे देंगे, हम आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे। अगर हम नहीं होंगे, तो फिर हम जो है ना, आपको किसी भी किस्म की वो जमीन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर ये जो सा ऑनर था ना, ये भागा भागा आया उस बंदे के पास जो बड़ा लाइक है। ठीक है। कौन है लाइक? कौन है लाइक? बताओ, कौन लाइक है? जल्दी से बताओ। किस बंदे के पास आया होगा? हाँ बिल्कुल 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 सही, ये डेफिनेशन है सकीना, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, सीए के पास आया। ये आया अपने सीए के पास, सीए साहब के पास, सीए के पास। इसको आके इसने कहा कि यार मुझे इस मामले से निकलवा मेरे भाई। तू तो जानता है सारी चीजें, मैं तो प्रॉफिट कमाना है, और मैं, जाहिर है प्रॉफिट कमाने में तूने मेरी काफी हेल्प की है, तो अब आगे भी मुझे उम्मीद है हेल्प करेगा। तो तेरी सैलरी वगैरह और तेरे बाकी मामला है वो तो हम देख ही रहे हैं ना, तो वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन मैं, अब जाहिर है हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप हुआ हुआ है आपस में, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। इसने कहा कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट को ये सारे मामले चाहिए, हम उनको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग किया करेंगे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग किया करेंगे। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या होगा जी, कि हम बताएंगे कि क्या नाम है, हम पोल्यूशन को खत्म करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। हम जो प्लांट लगा रहे हैं उसको डिसमेंटल कैसे कर रहे हैं, और हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी यहाँ पर आके काम कर सके। यही नहीं कि हमने आज काम किया तो कल को यहाँ पर कोई काम कर ही ना सके। समझ आई बात की? तो ये सस्टेनेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा आप लोगों को बताऊं, तो थियोरेटिकल पोर्शन जो है ना, जिसमें से 10 से 15 मार्क का आपका पेपर आना है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप 35 और 38 पे फेल नहीं होना चाहते, तो आप सस्टेनेबिलिटी छोड़ नहीं सकते। समझ आई बात की? ठीक है। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर सारे के सारे। मैं इसमें से कुछ नहीं कहूंगा कि वेटेज तो है, मैथमेटिकली चलो समझ आती है बात की, 30 से 40 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स। लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, आपने इसमें से सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, किसी भी सूरत नहीं करनी। समझ आई बात की? बस और 10 मिनट की हम बात में हम बात जो है ना वाइंड अप करें। ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चले, आगे चलते हैं जी। आगे मैंने क्या दिया हुआ था? ओके, एग्जामिनर कमेंट्स एंड पास रेशो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स का कैफ का रिजल्ट था, हाँ ये भी एक नोटेबल चीज है। ये भी एक नोटेबल चीज है। अच्छा, यहाँ पर ना, यहाँ पे ये यार मुझे ना जरा कैलकुलेट करके बताओ, ये कितने परसेंट अपीयर हुए हैं और कितने परसेंट पास हुए हैं? कितने परसेंट पास हुए हैं मुझे बता सकते हो? एनालिटिकल थिंकिंग बताओगे एमएफए में?
सिर्फ एमएफए में। हाँ जी, कितने परसेंट पास हुए थे? जी जी, बताओ बताओ। सही है, सही है। ठीक है। जबरदस्त हो गया यार, इसका मतलब है तुम लोगों को तो बीएफडी आ गया तकरीबन सारा। ठीक है, मतलब तुम लोग परसेंटेज निकाल लेते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जबरदस्त हो गया मारूफ, जैनी, शकीना, जबरदस्त। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यार, बेसिकली बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सिंपली सिंपली हमने देखा है कि 2492 टोटल है पास हुए हुए, और 4652 में से पास हुए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो हमारे 53 या 54% पास होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप ये परसेंटेज देखो, तो परसेंटेज यार, इट्स क्वाइट गुड। गुड है? बुरी नहीं है परसेंटेज। 54% बच्चे पास हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि शायद सब्जेक्ट चेंज हो रहा था, इस वजह से भी थोड़ा परसेंटेज ज्यादा आ गई हो। खैर, एमएफए का सब्जेक्ट या बीआईए का सब्जेक्ट पास तो हमने करना ही करना है। ये सिर्फ आपकी हौसला अफजाई के लिए है कि पेपर पास किया जा सकता है। अगर 54% बच्चे पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हम करेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने ज़हन में रख के रखना है कि इसका पासिंग परसेंटेज भी एक फेयर परसेंटेज है, कहीं से कम नहीं है। ठीक है। तो हम इसमें मेहनत करेंगे, और रोज का काम रोज करेंगे, क्लासेस रोज लेंगे, तो हम जो है ना इस पेपर को निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये भी अच्छी थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास 3 पेपर्स 1507। यूजुअली मेरी रिकमेंडेशन जो होती है ना, कैफ के लेवल तक, वो ये होती है कि आप कम से कम 3 पेपर दो। ठीक है। 4 पेपर दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। लेकिन यूजुअली मेरे ख्याल में जो 3 पेपर्स देते हैं ना बच्चे, वो सबसे ज्यादा फेयर रहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप स्टडीज को एक तरीके से मैनेज कर पाते हो एंड तक। 3 दे के 3 पास कर लेना इज वेरी गुड, बजाय इसके कि 4 दे के 4 फेल कर देना। ठीक है। ठीक है, और 2 पेपर्स अगर आप दे रहे हो, वो अब आपकी कन्वीनियंट, आपके लिए जो कन्वीनियंट है, आप वो करो प्रेफर, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। बजाय इसके कि अपने आपको ओवरबर्डन करो, अगर आपके पास टाइम है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप इसको लेकर चल सकते हो। ठीक है। ओके जी, ओके। अच्छा। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये एक फाइनल इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसमें ना मुझे याद है, मैंने पहले 3 पॉइंट्स लिखे थे, और मैंने कहा था मैंने गलती से लिख दिया ये वाले। की टू पास द पेपर, ये पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी, दूसरा है कंसिस्टेंसी, और तीसरा भी है कंसिस्टेंसी। यार, अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो ना, तो आप जो मर्जी कर लो, आप जिस मर्जी से जो आप अब मैं कहता हूँ, आप कहाँ भेजूं आपको पढ़ने के लिए? आप ना लम से पढ़ के आ जाओ, या आप क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड चले गए हो करने, और फिर आपने कहा कि मैं वहां से सीए करूंगा, कोई चक्कर नहीं, पेपर पास नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो। ठीक है। यहाँ पर जो है ना, कंसिस्टेंट बच्चा पास होता है। ठीक है। यहाँ पे टैलेंटेड बच्चा पास नहीं होता। ठीक है। नो, नॉट एट ऑल। कंसिस्टेंट अगर आप हो तो आप पास हो जाओगे। अगर आप टैलेंटेड हो, आप जो मर्जी कर लो। अगर आप 2 दिन पहले तैयारी करके गए हो, कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि यार मैंने तो आखिरी टाइम पे आके पढ़ा था, और बिल्कुल लास्ट वीक में मैंने तैयारी कर दी, तो मेरा काम हो गया। वो टैलेंट नहीं है, वो लक हो सकती है, शायद लक हो जाए, शायद लक, लेकिन वो टैलेंट नहीं है। ठीक है। वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपने मेरा भाई, आपने किसी भी किस्म से कंसिस्टेंसी को ड्रॉप नहीं करना। रोजाना का काम रोजाना करो, चाहे एक क्वेश्चन कर लो, चाहे एक इलस्ट्रेशन करो छोटी सी। ठीक है। क्योंकि बीएफडी या बीआईए सब्जेक्ट जो है ना, ऐसा है कि इसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ये 100% ट्रू है। ठीक है। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं ना करोगे, अगर आप कैलकुलेशंस थोड़ी सी याद नहीं करोगे, मैं रट्टा लगाने को नहीं कह रहा, कैलकुलेशन करने का एक तरीकाकार होता है, बिल फर्स्ट याद कैसे करना है? मुझे बताओ, अगर दर्जन अंडे 100 रुपए के हैं, तो 4 अंडों की कीमत क्या होगी? बताओ, हाँ जरा, बताओ, बताओ जरा, मुझे जल्दी से बताओ, दर्जन अंडे 100 रुपए के हैं तो 4 अंडों की कीमत क्या होगी? बताओ।
तो यार लड़ाई हो जानी है। ये कैसे निकाल रहे हो, एक दूसरे का जवाब देख देख के निकाली जा रहे हो। ये ये जोन से हजरात है ना, जिनको मैंने, ये क्या नाम है, ये 25-25 वाले, यार तुम लोग 25-25 मिला के ना 50 रुपए का जहर लो और मुझे जरा ना वो भेजो, क्या नाम है, कुरियर। मैं खा के जोन से ना फोत हो जाऊं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये देखो, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, यही चीज एग्जैक्टली यही चीज समझाना चाह रहा था। ये देखो, ए यहाँ पे करते हैं। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता होता है। ठीक है। ये देखो, अब ये देखो, दर्जन अंडे 100 रुपए के हैं, तो 4 अंडों की कीमत क्या होगी, मैंने ये पूछा ना। अब कैलकुलेशन याद कैसे होती है, याद कैसे होती है, रट्टा लगाने का नहीं कह रहा। कैलकुलेशन के लिए ना, कैलकुलेशन के लिए आपको रिलेशन क्लियर होना चाहिए। रिलेशन, देखो, कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है, ठीक है। ये बताता है 2 + 2 = 4, ये सही जवाब देगा, हमेशा 4 ही बताएगा। लेकिन 2 + 2 करना है और 2 + 2 करना है, ये आप उसे बताओगे। क्या मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूं? देखो, अभी 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 जब मैंने 4 अंडों की कीमत पूछी, तो मैंने कैलकुलेशन कैसे की होगी, मैंने 100 रुपया ऊपर रखा, ये दर्जन अंडों की कीमत है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 8.33 आता है, ये एक अंडे की कीमत है, ऐसा ही है। और फिर इस 8.33 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 33 आ जाता है, ये 4 अंडों की कीमत है, ऐसा ही है। अब याद क्या हुआ, याद ये हुआ कि मुझे ये याद होना चाहिए कि पर यूनिट की फिगर कैसे आती है, पर यूनिट की फिगर कैसे आती है, और फिर डिजायर्ड यूनिट्स की कीमत कैसे आती है। समझ आई बात की? ये पर यूनिट की कीमत है और ये डिजायर्ड यूनिट्स की कीमत है। पर यूनिट आया मेरे पास डिवाइड करके, और डिजायर्ड यूनिट आया मेरे पास मल्टीप्लाई करके। क्या मैं समझा पाया हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या मैं समझा पाया हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कैलकुलेशन को याद रखने का तरीकाकार उसके रिलेशन को समझना होता है। समझ आई बात की? अगर आप उसके रिलेशन को नहीं ना समझते, आपको पता नहीं है कि आपने 2 + 2 करना है, तो फिर आप 4 कभी नहीं निकाल सकते, चाहे आपके पास कैलकुलेटर जोन सी मर्जी नासा का कैलकुलेटर ही क्यों ना हो। समझ आई बात की? तो इधर से हमें एक और बात का जवाब मिलता है कि क्या एआई सीए का, सीए की जॉब खा जाएगी, सीए की जॉब खा जाएगी? आप क्या कहते हो, हाँ या ना? जल्दी से बताना जरा, खत्म करनी है क्लास फिर। क्या एआई सीए की जॉब खा जाएगी? नहीं खाएगी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि एआई एक कैलकुलेटर है, एआई एक कैलकुलेटर है, आसान अल्फाज में। तो कैलकुलेटर पे जब तक सीए अपना फंक्शन नहीं देगा, तब तक तो कैलकुलेटर भी जवाब नहीं देगा। समझ आई बात की? तो ह्यूमन इंटरवेंशन विल ऑलवेज बी देयर फॉर एनीथिंग। समझ आई बात की? पावर कम या ज्यादा हो सकती है, जल्दी रिस्पॉन्स रेट या कम रिस्पॉन्स रेट हो सकता है, लेकिन जरूरत एक ह्यूमन इंटरवेंशन की रहेगी ही रहेगी। समझ आई बात की? तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही है कि आप लोगों ने ना ये रिलेशंस अपने जोन से है ना, ये रिलेशंस, वो रिलेशन नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, ये वाले रिलेशन जोन से है ना मैथ के, ये वाले आप लोगों ने अपने पक्के करने हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने ये पर यूनिट वाली आप चीजें देखोगे, आगे आपको बड़ी चीजें आएंगी। ये हमने एनपीवी के ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं अगर कहूँ कि एनपीवी के क्वेश्चन किए हैं, उसमें हमने पर यूनिट बड़ी दफा निकाला है, पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया है यूनिट्स के साथ, तो फिर हमारे पास अमाउंट्स भी आई हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं भाई? हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, बस पहुंच गया मैं आखिर में, थोड़ा सा सबर, थोड़ा सा सबर। ठीक है, ये आखिरी स्लाइड ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सिलेक्टिव स्टडी, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, ये सबक, सबकी और पेपर या मंजिल, ठीक है। सबक क्या है, ये जो मैंने क्लास में पढ़ाया, सबकी क्या है, हफ्ते बाद रिवाइज करना है।
ज़रूर करना है। यार ये की टू पास पेपर है, इनको नहीं छोड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप ये नहीं फ़ॉलो करोगे, पेपर नहीं पास होगा, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी तैयारी कर लो, ठीक है? और पेपर फिर आपने देना है। आपने हर हफ़्ते रिवाइज़ करना ही करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बी योरसेल्फ, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप पेपर के अंदर भी परफ़ॉर्म कर पाओगे और तो ही आप रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में भी परफ़ॉर्म कर पाओगे। प्लान, ऑर्गनाइज़ एंड अटैक, ठीक है? प्लानिंग के साथ चलो, जबकि जो कि आपने पहला स्टेप प्लान का ले लिया है, आपने क्लास लेनी है, ठीक है? अब ऑर्गनाइज़ करना है, जो कि अब मैं बताने लगा हूँ कि मैं कितना करवा चुका हूँ और कितना करना है और फिर अटैक। ऑब्वियसली फिर हम जो-सा है ना पेपर की तरफ जाएँगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अभी तक कितना काम हो चुका है, ठीक है? जिसका आज के बच्चों को सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है? देखो जी, मैंने बताया कि बीआईए जो-सा है ना, वो थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखना है। मैंने अभी तक न्यूमेरिकल पोर्शन को टच किया है, ठीक है? न्यूमेरिकल पोर्शन और इसमें से ना मैंने सिर्फ़ करवाया है अभी चैप्टर नंबर 13 जो कि कवर हुआ है 85%। इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर ना एनपीवी है, आईआरआर है, पे बैक पीरियड है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन है और कैपिटल रेशनिंग है, जिसका सवाल आज आप लोग कर रहे थे, ठीक है? ये वाले सारे 100% अभी कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो-सा है ना, ये अभी समझ लो कि 70% डन हो गया। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, तो मैं बड़ा स्लो लेकर चला हूँ और मैंने अभी तक चैप्टर 13 को ही पकड़ा हुआ है, ठीक है? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल की जो-सी बेस है ना, वो रखनी होती है। अच्छा, क्या न्यूमेरिकल पेपर आना है सारा? नो। क्या थ्योरेटिकल पेपर आना है सारा? नो। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने आटे में नमक के बराबर पढ़ाया है। समझ आई बात की? लेकिन पढ़ाया क्वालिटी का हुआ है, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये आगे भी इंटरलिंक कर रहे होते हैं। अब मैं आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करूँगा? अब मैं आप लोगों को इस तरीके से मैनेज करूँगा कि जब-जब अब मैं इसको मिक्स करके पढ़ाना है, मैं कभी थ्योरी पे जंप करूँगा और कभी मैं न्यूमेरिकल पे जंप करूँगा, ठीक है? आप लोगों को 1 हफ्ता थ्योरी और 1 हफ्ता न्यूमेरिकल। मैं आप लोगों को पहले से ही प्लान शेयर कर दिया करूँगा कि हमने कौन-सी चीज़ पढ़नी है अगले हफ्ते के अंदर, ठीक है? थ्योरी को और न्यूमेरिकल को। अब थ्योरी के अंदर जब मैं कवर कर रहा हूँगा ना, थ्योरी के अंदर जब मैं कवर कर रहा हूँगा, तो वो तो न्यू और ओल्ड स्टूडेंट सबके लिए बराबर है, ठीक है? और जब न्यूमेरिकल कर रहा हूँगा ना, तो मैंने कहा कि ये सारे के सारे न्यूमेरिकल ना इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड। तो इंटरलिंक होने की वजह से जब मैं आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जैसे एसेट रिप्लेसमेंट का है, तो उसके लिए मुझे आपको एनपीवी का कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि एनपीवी के कॉन्सेप्ट के बगैर आप ये क्वेश्चन्स नहीं कर सकते। समझ आई? जब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते और मुझे एनपीवी रिवाइज़ करवाना पड़ेगा, तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ये मौका होगा एक दफ़ा रिपीट करने का और न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये मौका होगा जो गुज़र चुका है, जो मिस हो चुका है, उसको उसको ग्रैब करने का। हाँ जी, समझ आई बात की? तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक ये जो 4-5 टॉपिक्स मैंने करवाए हैं ना, ये 4-5 टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं, छोटे हैं। आईआरआर बहुत छोटा है, पे बैक पीरियड बहुत छोटा है, एसेट रिप्लेसमेंट बहुत छोटा है। इसको या तो मैं आपकी रिविज़न के टाइम पे करवा दूँगा या फिर हम हफ्ते को, चूँकि मेरी क्लास नहीं होती सैटरडे, संडे, तो मैं कुछ आने वाले हफ्तों के अंदर कोई एक सैटरडे पिक करूँगा जिसमें जिस बच्चे को आना होगा, जिसको कोई कन्फ्यूज़न ओल्ड स्टूडेंट्स में से है, वो भी आकर वो क्लास ले लेगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं प्रॉपर्ली करवा दूँगा, एक नए सब्जेक्ट के तौर पे। अगर आप लोग इसमें कन्वीनिएंट हो, तो इसमें भी ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल से आप लोगों को अब मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को अब लेकर जाऊँगा। थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए बनाया है, ये देखें। यहाँ पर भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। न्यूमेरिकल सिर्फ़ 2 जगह है, समझ आई बात की? तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी है अभी, अभी की निस्बत।
तो हम थ्योरी करना शुरू करते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन को हम हफ्ते में सैटरडे वाले दिन, या फिर जब हम न्यूमेरिकल के वो वाले सवाल करेंगे जो इंटरलिंक्ड है, उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? क्या मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? और इस चीज का चैप्टर 13 इस वीक कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, सिर्फ समझा नहीं पाया, क्या मैं आप लोगों को कंफर्टेबल कर पाया हूँ? ये टेंशन दूर कर पाया हूँ कि यार अगर ऐसा तो नहीं है कि ये कोई चीज़ मिस हो जाएगी और आएगा ही नहीं। सर रिकॉर्डिंग्स भी तो अवेलेबल है ना, तो आप पोस्ट बैच वालों को भी शेयर कर सकते हैं ना? यार बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन असल में थोड़ा-सा इश्यू ये हुआ कि रिकॉर्डिंग्स जो-सी है ना वो थोड़ी टूटी-फूटी हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे ही किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से ना लैपटॉप के वो क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं हो सकी। मतलब आपको बीच में से रिकॉर्डिंग मिलेगी, किसी की नहीं मिलेगी। तो बजाय इसके कि आप और कन्फ्यूज़ हो और उसकी वजह से जो चल रहा है वो भी पीछे रह जाए, उससे बेहतर ये है कि आप लोग जो चल रहा है उसको साथ लेकर चलो और बाकी चीज़ें मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं कवर करवा दूँगा। इट्स कंप्लीटली फाइन। क्योंकि टॉपिक अगर ज़्यादा होते ना और लेंथी होते, तो फिर मुझे समझ आती, मैं आपको कहता कि नहीं-नहीं यार, इसको क्लासेस लेके खत्म करो। अभी टॉपिक्स इतने ज़्यादा नहीं है, अब है डिस्कशन वाले मैटर्स। तो हम 3 दिन डिस्कशन करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप बोर होने लगोगे, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल वाली साइड पे जंप करवा दूँगा। तो हमारे पास एक रूम बन जाएगा कि हमने न्यूमेरिकल पोर्शन जो कि मिस हो चुका है, वो भी कवर अप करना है। कल कौन-सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? व्हेन विल बी द टेस्ट डे? अच्छा, टेस्ट के लिए दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। टेस्ट के लिए ना हमने सिंपली ये करना है कि जब तक हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं ना होता, तब तक मैं टेस्ट नहीं लिया करूँगा, ठीक है? और चैप्टर अभी हमारा होने वाला है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 13। इसमें से जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका तो कंप्लीट है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका कोई टेस्ट नहीं होगा फिलहाल, ठीक है? जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टेस्ट ज़रूर शेयर कर दूँगा, लेकिन जब तक चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि 13 चैप्टर हैं आईकैप की बुक अगर आप देखो तो 13 चैप्टर्स में मैं चैप्टर वाइज़ लेकर चलूँगा। अगर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सो विल गो फॉर द टेस्ट। अगर नहीं किया तो टेस्ट उसका नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है? इसकी कोई स्पेसिफिक डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को ठनका लगा रहे दिमाग को और आप जो उनसे ना पढ़ते रहोगे यार, टेस्ट किसी भी टाइम आ जाना है या चैप्टर किसी भी टाइम खत्म हो जाना है, ठीक है? अच्छा, और कल कौन-सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप? यार मैंने तो अभी स्टार्ट तो नहीं, मैंने ख़त्म करना था जो ये टॉपिक है हमारा कैपिटल रैशनिंग वाला। मोस्ट प्रोबेबली कल हम इसको ख़त्म करेंगे और ये टॉपिक इस तरह का है, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है एनपीवी के साथ। थोड़ा-सा है, लेकिन किस तरी इसका सवाल एनपीवी अगर नहीं भी किया होगा, तो सॉल्व हो जाएगा। कल हम कैपिटल रेशनिंग को जो-सा है ना, वो खत्म करेंगे और उस इस वीक में हम ये इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल वाला चैप्टर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए खत्म कर देंगे और न्यू स्टूडेंट्स के लिए कैपिटल रेशनिंग खत्म कर देंगे। और फिर हम थ्योरी पे जंप करेंगे। थ्योरी को हम साथ-साथ लेके चलेंगे और फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट वीक हम दोबारा से न्यूमेरिकल पे आएँगे। और न्यूमेरिकल थ्योरी इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। और हमारे पास आप देखो, एक बहुत अच्छा रूम है न्यूमेरिकल को बार-बार रिवाइज़ करने का। ये मतलब आप थ्योरी कर रहे होगे, तो हम 4 दिन 5 दिन की थ्योरी पढ़ते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल करने का रूम है। समझ आई बात की? तो इसको हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। हाँ जी, किसी का कोई सवाल, कोई मुझसे पूछना चाह रहे हो चीज़ या कोई चीज़ ऐसी जो मैं बताने से रह गया हूँ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिपेंडेंट, स्केल अप, स्केल डाउन, कैपिटल रैशनिंग में सिर्फ इनके क्वेश्चंस रह गए हैं। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर ये सारे टॉपिक्स अटेस्ट हो जाएँगे। इसीलिए कैपिटल रैशनिंग हमें प्रॉपर्ली खत्म कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको बीच में छोड़ें। हम उसको खत्म करेंगे और फिर हम जो-सा है ना, सकीना, इसको नेक्स्ट वीक में जो है ना हम थ्योरी की तरफ चले जाएँगे। जी, क्या ख़्याल है भई सबका? क्या मैं बता पाया हूँ? क्या कोई टेंशन दूर हुई? कोई मदावा हुआ टेंशन का? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, पोस्ट बैच में आप लोग ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और सब्जेक्ट का जौन-सा वो है ना, क्या नाम है, तरीकाकार, मैं आप लोगों को वो समझा दूँ। एक बात ज़हन में रखना, हमेशा थ्योरी जौन-सी है ना थ्योरी, वो आपको किताब से याद नहीं होती, ये मैं आपको बता दूँ। और आईकैप की बुक माशाअल्लाह, ठीक है, आईकैप की बुक से जौन-सा है ना, आप लोगों को याद करने में ना और ज़्यादा वो जिसको कहते हैं ना कि टेंशन पड़ेगी। तरीकाकार क्या होना चाहिए? तरीकाकार ये होना चाहिए कि आप मेरी क्लास जब लोगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा। मैं बताऊँगा कि मैनेजेरियल एनालिसिस के अंदर जो टॉपिक है, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है।
वो आपने अपने रजिस्टर के ऊपर कीवर्ड्स लिखने हैं और फिर आपने अपने नोट्स बनाने हैं, समरी नोट्स। रजिस्टर अपने पास रखना है। अगर रजिस्टर नहीं रखना तो मेरी क्लास में भी ना आना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो खुद ही फिर तुम लोग पढ़ लो, पास हो जाओगे, ठीक है। कोई जितनी मर्जी दफा जैसे मर्जी दफा कर लेना। लेकिन अगर इस तरीके से चलोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में भी पेपर निकल जाएगा। पेपर रजिस्टर जरूर बनाना है, थ्योरी का भी और न्यूमेरिकल का भी, ठीक है। सवालों को पूरा का पूरा एंड करना है, लिख लिख के याद करना है। इसी तरीके से काम होता है, और कोई शॉर्टकट तरीका कार नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हुमा क्या कह रही हैं, सर चैप्टर 13 के लेक्चर रिकॉर्डिंग पोर्टल पे शेयर कर दिए जाएं तो बेहतर होगा, और सैटरडे की क्लास रख लें फॉर क्वेश्चंस एंड समझने के लिए, ताकि लैग फील ना हो कि हमने क्लास नहीं ली इस टॉपिक की हुई। अच्छा, एक लैग रह जाता माइंड में, हर वक्त मिसिंग फील होता फिर। अच्छा, बहुत ही जज्बात भरा मैसेज है, ठीक है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। उमा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम इसको जोन सा ना, आप लोग कल कैपिटल रेशनिंग के ऊपर जोन सा ना जो मैं लेक्चर दूंगा उसको हम खत्म करेंगे, और फिर हम इस वीक के अंदर ही डिसाइड करेंगे कि हमने सैटरडे को क्लास रखनी है कि नहीं रखनी। और उसमें न्यू और ओल्ड स्टूडेंट दोनों वेलकम होंगे। जिसको क्लास लेने आना होगा वो आ जाएगा। हम जो टॉपिक हम करवा चुके हैं ना, हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और कुछ, और कोई हुक्म मेरे लिए? सर लेक्चर कंप्लीट है, एक मिसिंग है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो जो मिसिंग है वो मुझे बता देना, ठीक है। जो मिसिंग है हम वो लेक्चर दोबारा से हफ्ते को कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से चलना है तो इस तरीके से चल लो, मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने बस अपना जो सा ना क्लासेस, मैं अगेन वही बात कहूंगा कि क्लासेस बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्लासेस के साथ साथ आप लोगों का अपना एटीट्यूड और अपनी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। रजिस्टर नहीं बनाओगे तो जितनी मर्जी क्लासेस ले लो, जिस मर्जी से पढ़ लो, आप लोगों का काम नहीं होगा, ठीक है। रजिस्टर बनाओ, थ्योरी और कॉन्सेप्ट इनकी समरीज लिखो, और अपने फिंगर टिप्स पे रखो कॉन्सेप्ट्स को, कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये कहता है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि यार क्या नाम है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ यार ये सर ने कुछ बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रहनी चाहिए चीज, ठीक है। मेरा ख्याल है कि क्या नाम है, इस तरीके से आप लेकर चलोगे तो इंशाल्लाह इट विल बी फाइन, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन अगर है प्लीज डू आस्क मी, अदरवाइज फिर हम इसको कल सेम डे सेम वेन्यू पे दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह विल गेट ओवर दिस, ठीक है। नो क्वेश्चंस, स्क्रीन शेयरिंग करना फिर बंद कर दें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा अपना अपना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। और क्या नाम है, सेम टाइम सेम वेन्यू। रजिस्टर और कैलकुलेटर साथ रखना। कल हम कैपिटल रेशनिंग का जो टॉपिक है उसका एक ओवरव्यू दोबारा से लेंगे, और फिर हम उसको इस टॉपिक को एंडिंग पॉइंट पर लेकर जाएंगे। मैं क्वेश्चन वो लेकर आऊंगा जिसमें हमारी तकरीबन सारी चीज़ें टेस्ट हो रही होंगी और सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे होंगे, उन कॉन्सेप्ट्स के अलावा जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आपको कैपिटल रेशनिंग समझ नहीं आएगा। नो, नॉट एट ऑल। हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।